ये डेटा लेने देने के लिए ये 8 लाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो यूएफआई के अंदर में जो हम सेट करते हैं वो यही चीज़ है कि यहाँ पर हमको वर्ड 1 बिट में यदि चाहिए तो डेटा 0 चाहिए, 4 बिट में चाहिए तो हमको 4 पिन कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और 8 बिट चाहिए तो पूरा 8 पिन कनेक्ट होने चाहिए। यदि हम 8 बिट में किए हैं और वहाँ पर 7 पिन कनेक्ट है और वहाँ पर आप तो सेट तो कर दिए हो, लेकिन वो 4 बिट में ही चलेगा। यहाँ पर 4 ही लाइन हमारी डेटा लेना और देने का काम कर सकता है। वहाँ पर आपकी सीधा 8 बिट में नहीं चलने वाला। अगर 8 में से एक भी कम हुआ तो सीधा 4 बिट में चलेगा, या फिर 3 या 4 में से एक कम हुआ तो सीधा 1 बिट में चलेगा। 3 बिट और बीच का बिट में ये नहीं चलेगा। 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट, तो ये डेटा की लाइन वही है, ठीक है। समझे होंगे, मैं अभी बताया हूँ उसको। फिलहाल अगर ये समझ भी आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर मैं फिर से नेक्स्ट किया तो यहाँ पर अब रैम की लाइन मैं जोड़ना शुरू किया। देखिए रैम के लाइन के अंदर में यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम में भी लेके चलना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये वोल्टेज को क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर जो एलडीओ के वोल्टेज होते हैं पावर आईसी के अंदर में, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से ये सारे एलडीओ के वोल्टेज हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो हम L5 देखें तो L5 ये था, ठीक है, और एक 2.9 की वोल्टेज है वो हमारा है L8, ये हमारी हो गई। यहाँ से ये पावर आईसी हमारा, इस पावर आईसी से निकल करके वो आगे जा रहा है वोल्टेज, ठीक है। अब मैं आता हूँ इमएमसी के अंदर में। इमएमसी को सीधा करने के बजाय मैं खड़ी लेटा दिया हूँ, ठीक है। उसके अनुसार से समझना थोड़ा। यहाँ पर मेरे को सबसे पहले इसकी वोल्टेज को मैं एक एक कर क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक 1.8 की वोल्टेज आया VREGL5। अब रैम में देखते हैं तो रैम के साइड में कहाँ पर है VREGL5, वही है, यही हमारी रैम की, ये रैम की साइड है, हमारी इमएमसी ये है। तो एक VREGL5 1.8 की वोल्टेज यहाँ आया है और दूसरा 1.2, 1.2, 1.2, 1.8, एक ये इमएमसी का है। 2 जगह हो गया, इमएमसी के लिए एक रैम के लिए हुआ और एक इमएमसी के लिए, ये दोनों कंप्लीट हो गए 1.8 की, ठीक। अब दूसरा एक तो आया हमारा 1.2 की वोल्टेज, 2 1.2 की वोल्टेज और हमारा 3 1.2 की वोल्टेज, ठीक है जी। तो हमारे 3 यहाँ पर 1.2 के वोल्टेज हो गए। अब आती हैं 2.9 के बारे में, तो ये हमारा हो गया 2.9 वोल्टेज। जो हमारे इमएमसी, ये जो भाग देख रहे हैं ये हमारे इमएमसी के हैं और बाकी हमारी रैम की है, ठीक है जी। तो हमारी इमएमसी के लिए इतने पिन हैं। इसमें हमारी जो डेटा 8 लाइन के जो बोल रहा था, डेटा 0 से लेकर के डेटा 7 तक का लाइन ये रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रहेंगी ये हमारी VCC, ये वोल्टेज की लाइन, ये हमारी क्लॉक की लाइन, ये हमारी रीसेट, ये हमारी CMD, ठीक है। ये इमएमसी का भाग है और बाकी हमारे रैम के भाग हैं। तो रैम के लिए वहाँ पर वो सब चीज़ तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी ये VREGL 1.8 लिखा है, तो ये कहाँ गया है, यहाँ से निकल के इस रजिस्टर में गया है जो CMD के रजिस्टर के एक साइड में जाएगा, और यहाँ से जो निकल के ये गया है डायरेक्ट CPU में, और ये आया है हमारे इमएमसी के अंदर में, और यहाँ से इसको वोल्टेज दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट, फिर मैं आ जाता हूँ कहाँ गए जी, CLPDDR रैम, ये देखिए इसको आगे मैं बताता हूँ, पहले मेन में जाता हूँ आप लोगों के लिए। इसके अब यहाँ से मैं रैम की कुछ लाइन को क्लियर करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट लाइन है, और उसका वर्क भी समझाते जा रहा हूँ सीधा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिया EBI 0_CA। हम डायग्राम के अंदर में ये सब शब्द देखने के लिए मिलेगा। इनका यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, एक्सटर्नल बस इंटरफेस कमांड एड्रेस। EBI का मतलब है इंटरनल बस, आपका यहाँ पर इंटरनल बस इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पर जो CA लिखा रहता है, CA का है कमांड एड्रेस, ठीक है जी। एक एक करके उसको निकालते जा रहा हूँ जितने लाइन है, और ये एक ही लाइन में नहीं है। रैम के अंदर में जैसे कि जाएंगे इमएमसी के अंदर में हम, तो इमएमसी के अंदर में ये देखिए जैसे कि मान लीजिए सबका अलग अलग है,
यहाँ पर देखिए डी क्यू है और यहाँ पर सी ए है। सी ए मतलब वही है जो अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारी है कमांड एड्रेस वाली की लाइन, ठीक है। तो सब जो लाइन, ये जो शब्द होते हैं इसके अंदर में, ये जितने भी लाइन शब्द यूज किया गया है, इस चीज़ को एक एक करके उसमें मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में सेकेंड लेता हूँ मैं। सेकेंड वाली लाइन हमारा EBI0DQ, मतलब ये इंटरनल बस इंटरफेस डेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिया मैं EBI0CLK, क्लॉक की लाइन। ये रैम की क्लॉक की है। पहले जो हम यहाँ पर देखे हैं ये हमारी eMMC की है, ठीक है, रोम की, और ये हमारी रैम की है। पहले मैं रैम की सारे लाइन को एक एक करके मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं आ गया EBI0DQS, डिफरेंट डाटा स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर EBI0DQS मतलब हो गया डिफरेंट डेटा स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद फिर से लिया मैं EBI0CKE, क्लॉक इनेबल, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन लिया EBI0CS, चिप सेलेक्ट। उसके बाद में फिर से मैं एक लिया EBI0DM, इनपुट डाटा मास्क, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन लिया VSS मतलब कभी देखना इसके अंदर में कभी भी हम लोग eMMC के पार्ट में जाते हैं ना, तो VSS का शब्द का यूज होता है। यहाँ पर GND लिखा नहीं रहता, तो जो ग्राउंड होती है उसको VSS के नाम से दर्शाया गया है इसके अंदर में, eMMC के अंदर में। तो ये हमारी है ग्राउंड। दूसरा यहाँ पर फिर से एक ग्राउंड है VSSCA, जो कमांड एड्रेस की लाइन है उसके लिए अलग से ग्राउंड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन लिया, तो फिर से एक लाइन VSSQ, IO के लिए अलग से ग्राउंड दिया गया है। इसके अंदर में जो IO की सर्किट है उसके लिए अलग से ग्राउंड दिया गया है, ठीक है। तो ये लाइन इतना दूर में हमारा कंप्लीट है। और ये जो एक एक चीज़ मैं दिखाया हूँ ये कई सारे पिन के अंदर में अटैच रहेंगे। आप उसमें आप कभी भी डायग्राम ओपन करके तो चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए CA की लाइन के अंदर में जो कमांड एड्रेस लाइन में 0 से 9 10 बॉल के साथ में कनेक्ट है, और यहाँ पर 0 से लेकर के 32 लाइन में हमारा DQ कनेक्ट है। वैसे करके ये VSS सबके पिन अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक लाइन के साथ में मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश किया हूँ, अलग से लाइन नहीं लिया हूँ, ठीक है जी। उसके बाद फिर से मैं गया मेन के अंदर में। अब इसकी प्रोसेस देखिए, हम वोल्टेज तो सारे इसको दे दिए, ये सारे रैम कनेक्ट हो गए CPU के साथ में, eMMC कनेक्ट हो गया, रोम कनेक्ट हो गया हमारे CPU के साथ में, क्लॉक, ये सारे लाइन हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अभी जितने भी हैंडसेट के अंदर में मैं बताया हूँ कि ईरर अभी की डेट में मैं मान लिया आप लोग फंसते हो, उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा कभी भी आप लोग UMT के अंदर में हम आइडेंटिफाई लेते हैं, ठीक है। तो UMT के अंदर में ओल्ड जो था, अभी की डेट में, अभी जैसे कि ओल्ड नहीं, न्यू कंडीशन में हमारा ये वाला ईरर आ रहा है। ये देखिए, हम डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड। अभी कोई भी सेट को जब eMMC का कुछ भी प्रॉब्लम है, या तो CPU और eMMC के बीच में कनेक्टिविटी सही नहीं है, या तो जो वोल्टेज समझाया वो वोल्टेज में से कोई यदि मिसिंग है, उस कंडीशन में भी हमारे यही फेल्ड, यही वाला ईरर आएगा आपके UMT के अंदर में। ये न्यू है, ठीक है। तो इसमें हमको एक चीज़, एक बेनिफिट आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ईरर होता है ये रैम और रोम दोनों मिला करके ये ईरर दिखता है, यानी कि रैम में भी कुछ प्रॉब्लम हो और eMMC में भी कुछ प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में, दोनों के कंडीशन में यही ईरर देता है। लेकिन इसी को हम अगर ओल्ड में चले जाएं, पुराने सेटअप में, हम ये जो वर्जन जो इंस्टॉल हो रहा है 8.0 और इसको हम समथिंग वही 6.0 के आसपास में अगर चले जाते हैं, हमको रैम को अलग दिखाएगा ईरर और रैम और रोम को अलग अलग दिखाएगा। वहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता है कि ये रैम के भाग में प्रॉब्लम है या eMMC के भाग में प्रॉब्लम है। तो उसी को मैं मान ले जाए ओल्ड वाले में, जैसे कि जाता हूँ ये देखिए, ओल्ड वाले में क्या होता था, रोम में कभी भी प्रॉब्लम है तो BA अब वाला जो ईरर आता था, BA वाला, वो ईरर हमारे रोम के थे जो eMMC के ऊपर साइड का जो बना के रखा हूँ। तो ये ईरर आपके जरूरी नहीं है कि आपकी eMMC डिस्कनेक्ट है,
या पार्टीशन मिसिंग है, या इमेमसी डेड है, या फिर वोल्टेज मिसिंग है, इस सब के कारण की वजह से आ सकते हैं। या तो सीपीयू से इमेमसी के बीच में कोई कनेक्शन टूटा हुआ है, तब की कंडीशन में भी ये एरर आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो जो वोल्टेज जितना बताए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ को खाना चाहिए, मेरे को भी खाना नहीं दोगे तो मैं भी नहीं बोल सकता। हर एक चीज़ की एक रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आप पूरा नहीं करते हैं, उसकी जितनी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो वो अपना एरर छोड़ेगा। तो कभी भी ज़्यादातर मैं जो काम किया हूँ उसके एक्सपीरियंस के अनुसार से ये बता रहा हूँ, कभी भी जो फॉल्ट निकला है उसका, तो ये वाला एरर जो आता है वो हमारी रोम की आती है। ठीक है, और ये वाले एरर जो आते हैं वो हमारी रैम के वजह से आते हैं। तो ओल्ड वाला जो सेटअप है ये 4.1 है, ये 6.3 है। देखिए, तो 6.3 का भी सेटअप आप निकाल करके रखे रहें सेव करके। कभी भी ऐसे टाइप के डिटेक्टिंग चिप टाइप एरर का अगर आता है, उस कंडीशन में आप ये वर्जन इंस्टॉल करके तुरंत उसको चेक कर लो कि रैम का है कि रोम का है। तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एरर हमारे रैम का है या तो रोम का है। तो रोम का रहेगा तो रोम के अनुसार से हम उस वोल्टेज के, अगर ये एरर आया, सपोज मान के चलो यदि ये एरर आता है आपके पास में, तो आपको अगर रोम वाली एरर आता है तो उस कंडीशन में हमको चेक क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर VCC चाहिए, उसके बाद VCC Q चाहिए। 1.8 2.8 जब तक नहीं रहेगा तो वो वही एरर देगा। या फिर CPU के बीच में से ये कोई भी लाइन, ये वाली लाइन डिस्कनेक्ट रहेगी, तब के कंडीशन में AB वाला जो एरर दिखा रहा था वो वाला आपका एरर आएगा। ये तो दो चीज़ हो गए। उसके बाद बाकी डायरेक्ट हमारे ये वाली भी हो गई क्लॉक की। क्लॉक नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं। CMD मतलब कमांड की लाइन, वो भी अगर ब्रेक हुआ, या तो ये रजिस्टर आपके ब्रेक हो गए तो भी आपका नहीं आएगा। ये रजिस्टर अगर मिसिंग हो गए तो पर भी वही एरर देगा। तो वो क्या है कि जो दोनों में से अलग हमको छांटना है ताकि इजी हो जाए काम करने में। तो रोम को अलग छांटना है, रैम के लिए अलग छांटना है। तो हमको ये चीज़ चेक करना है अगर उस टाइप के अगर एरर आते हैं तो। और अगर दूसरे जो रैम वाली एरर जो बता रहा हूँ वो वाला मान ले जाए एरर आता है न्यू वाले में नहीं, ओल्ड में जाना है मेरे को। ये वाली एरर आते हैं तो यहाँ पर देखिए UXVHB ये लिखा हुआ है, और इसमें का जो एरर है ये अलग है दोनों। सॉरी, ये जो एरर है ये अलग है जी। तो दोनों का अलग अलग है। दोनों में से आप कंपेयर पहले चेक करें कि उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा कैमरा के सामने में अलग लगता है। तो जैसे कि मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि रैम का और रोम का एरर अलग अलग आप फॉल्ट पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं गया मेन के अंदर में। अब इसकी प्रोसेस अब बोल भी रहा हूँ कि यदि डायरेक्ट पोर्ट बनाता है उस कंडीशन में भी ये सारे लाइन में से कोई ना कोई जगह से प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज़, रैम की लाइन अगर प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर केस अभी तक देखे हैं जो रैम का जो एरर दिखाया वो टाइप के एरर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई हम ओनली एमएमसी के रोम साइड को हम कर पाते हैं। U5 में जितने भी हम काम करते हैं, ठीक, तो वो ऊपर साइड के ही करते हैं, हम रैम को टेस्ट नहीं कर सकते। तो एक तरीका है कि हम उस टूल के माध्यम से हम पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी रैम का है और ये हमारी एमएमसी का है। तो कभी भी इस टाइप के फॉल्ट, जैसे कि रैम की जो प्रॉब्लम आते हैं उस टाइप में कभी भी हम लोग एमएमसी को आइडेंटिफाई लेते हैं जेटेक चाहे U5 से, तो इन्फॉर्मेशन पूरा दिखाएगा, फाइल भी दिखाएगा। फ्लैश कर देते हैं तो फ्लैश भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में सेट को ऑन नहीं कराता क्योंकि ये प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तो उस समय में मेन तो सबसे ज़्यादा ये 0.60 के जो वोल्टेज हैं इसको वेरीफाई करो, 1.2 के करो, 1.8 के करो। उसके बाद ये सारे लाइन की करना है तो आपको तो एक को उठाना पड़ेगा, रैम उठाओ, ये CPU एमएमसी उठाओ या तो फिर CPU उठाओ। एमएमसी उठा करके ये सारे पॉइंट का GR ले लोगे तो भी क्लियर हो जाता है कि इस CPU से इनके लाइन में कोई मिसिंग, कोई लाइन तो मिस नहीं है। यदि वैल्यू नहीं आया तो समझ जाना कि यहाँ पर मिसिंग है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट चलता हूँ। एक लाइन लेता हूँ MSM रीसाउट N। हर एक सेक्शन के अंदर में आपको एक रीसेट की लाइन देखने के लिए मिलता है। ग्राफिक्स में जैसे कि ग्राफिक्स में भी करते हैं तो ग्राफिक्स के अंदर भी रीसेट रहता है।
टच के अंदर में रहता है ना। वैसे टाइप के इमेमसी और सीपीयू के बीच में भी एक रीसेट की लाइन है, ठीक है। और जो मैं ये वोल्टेज की एरो देखो, जो दौड़ाने की गति है, मैं इधर से इधर दौड़ा रहा हूँ तो वो उधर जा रहा है, उधर से इधर लेके आया तो वो इधर आ रहा है। उसके आधार से मैं एरो से इसको किया हूँ, उस एरो से समझना कि ये आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए चिप सिलेक्ट, सबसे पहला काम होता है ये चिप सिलेक्ट करना। चिप को सिलेक्ट करेगा तब हमारे आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही ये चिप को सिलेक्ट करता है, चिप को सिलेक्ट करने के बाद में रीस आउट एक रीसेट की सिग्नल भेजता है सीपीयू, किसको, रैम को, मतलब इमेमसी को, ठीक है। ये रैम के भाग में दे दिया हूँ देने के लिए इसके नीचे में, लेकिन ये इमेमसी के लिए समझ जाओ कंप्लीट। तो ये जैसे ही सीपीयू एक सिग्नल भेजेगी रीसेट की, और इमेमसी को जैसे भी ये सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमारी रीसेट की एक सिग्नल भेजेगी, और जैसे ही रीसेट करेगी उसके बाद रीसेट होने के बाद में हमारा बूटिंग स्टार्ट होता है। कभी भी हम बूट सीक्वेंस पढ़ते हैं तो वो हार्डवेयर की बूट सीक्वेंस होती है सीपीयू चालू होने तक की। सीपीयू चालू जस्ट हो जाने के बाद में सेकेंड स्टेप होता है हमारी सॉफ्टवेयर की, जो हमारी ये प्रोसेस रहेगी कि जब हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये सारे रिक्वायरमेंट उसके पूरे होने चाहिए, तब हमारे सेट के अंदर में हमको लोगो देखने के लिए मिलेगा। अगर पहले जो पावर सीक्वेंस के अंदर में जो पावर की सीक्वेंस कंप्लीट होता है उसमें ओनली पोर्ट तक सीमित रहता है कि पोर्ट बन जाता है, लेकिन वहाँ से जो आगे की सीक्वेंस हमको देखने हैं तो वो क्या है, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब हमारे सेट के अंदर में कुछ भी एमआई का है तो एमआई का लोगो ये सब आना स्टार्ट होता है ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद में ये रीसेट की सिग्नल जैसे ही इमेमसी को भेजेगा, इमेमसी को रीसेट करने के बाद में ये बूटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। पढ़ना कमांड का काम है, क्लॉक का काम है, डेटा का काम है, इसके बाद में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको जैसे चिप सिलेक्ट किया, रीसेट करने के बाद में मैं यहाँ पर कमांड लाइन स्टार्ट हो जाएगा। कमांड का लाइन आ भी रहा है, जा रहा है, मतलब ये इनपुट आउटपुट लाइन रहेंगी, याद रखना। ये इनपुट आउटपुट बोलने का मतलब यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा, ठीक है। ये सीएमडी की लाइन के ऊपर में। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉक की लाइन। तो क्लॉक की लाइन हमेशा सीपीयू से इमेमसी की ओर जाएगा। सीपीयू के लिए वो हमेशा इनपुट लाइन रहेगी और इमेमसी के लिए इनपुट लाइन रहेगी, और सीपीयू से वो आउटपुट की लाइन रहेगी, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से कुछ आएगा नहीं क्लॉक की लाइन, और सीएमडी की लाइन है जो आएगा भी और जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही ये हमारे डेटा की लाइन इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर देगी। रीड करना है कि राइट करना है कि रीड करना है, उसके अनुसार से यहाँ से हमारे डेटा की आदान प्रदान स्टार्ट होगी। तो ये देखिए लाइन एक इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी डेटा की लाइन कंप्लीट हो गए। इतना में सबसे पहले मैं चिप सिलेक्ट करवाया, उसके बाद रीसेट किया, रीसेट के बाद सीएमडी के बाद में क्लॉक की लाइन जैसे ही चालू हुए उसके बाद में हमारी डेटा स्टार्ट हो गई। और डेटा किस स्पीड में चलना है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि डेटा की जो स्पीड है वो क्लॉक के अनुसार से चलती है। क्लॉक जितनी हाई स्पीड में क्लॉक चलेगी उतनी हाई स्पीड में हमारी डेटा ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और इसके अंदर में जो इस क्लॉक की स्पीड कितनी होगी ये अगर जानना है तो वो ये सीक्वेंस के अनुसार से है, ठीक है। कि इस हैंडसेट के अंदर में जो भी आपकी हैंडसेट है उसके अंदर में सीक्वेंस में रहेगा ऑलरेडी कि हमको इमेमसी की क्लॉक की जो स्पीड है उसकी हाइपर स्पीड इतनी होनी चाहिए और लो इतनी होनी चाहिए। वो उस सीक्वेंस के अंदर में वो ऑलरेडी उनके पास में रहता है, वो चिप के अंदर में रहेगा, वो हम बाहर से नहीं कर सकते। लेकिन हम जब ISP में जोड़ते हैं या तो UFI में जोड़ते हैं तो वो हमारी कंट्रोल में रहती है, तब हम उसकी क्लॉक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर मैंने रैम की जितने भी डेटा आदान प्रदान करने वाली लाइन सब चला दिया। तो यहाँ पर देखिए CA वाली लाइन जो कमांड वाली लाइन, कमांड एड्रेस का लाइन हमेशा CPU से ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में DQ जो इंटरफेस डेटा की लाइन है वो लाइन हमारी आ भी रही जा भी रही। क्लॉक की लाइन आना जाना दोनों है, इनपुट आउटपुट इसके अंदर में, जो हमारी रैम भाग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारी है डेटा की लाइन जो DQS वाली लाइन, ठीक है, डिफरेंट डेटा स्टोरेज,
ये वाली लाइन हमारी आना जाना दोनों हो रही है, और क्लॉक इनेबल की लाइन CPU से ओनली MMC में जा रही है, और हमारे CS चिप सिलेक्ट ओनली CPU MMC को चिप सिलेक्ट किया उतना टाइम का है। उसके बाद में हमारी DM, तो इनपुट डाटा मास्क जो आएगा भी जाएगा भी, ये रैम की डेटा की लाइन की वजह लिए है ये लाइन, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड तो जेनरिक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी होती है यहाँ तक की कंप्लीट बेस। तो कंप्लीट बेस के अंदर में यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट की चीज़ है मैं 221 के अनुसार से बनाया हूँ। नोट 4X विंडो 221 BGA 221 के अनुसार से क्वालकॉम की सेट है, उसके अनुसार से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या है कि मेरा रियल बोलोगे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा झिझक जाता हूँ बोलने में। जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी फिर से 1 तारीख को मेरा क्लास है, ठीक है। 1 नवंबर को मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से टाइम निकलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई BGA 221 MMC की, ठीक है, MM। अब इसके बाद नेक्स्ट हम BGA 254 UFS